साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं टुडे सेशन। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि जो हमने कल आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। साथ ही साथ में स्टैटिक जीके, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि एक ऐतिहासिक स्थान की बात हम यहाँ पर डेली करते हैं मध्य प्रदेश के, तो आज भी हम एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि है आपका धार का किला। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वालों का नाम वीडियो के अंत में आपको दिखाई देता है। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क किसके द्वारा बनाई गई है? एनएचएआई, बीआरओ, एसटीओ या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि बीआरओ के द्वारा यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा सरकार ने रवि दहिया को ओलंपिक सिल्वर जीतने पर कितने रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है? 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि 4 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा रवि दहिया को, जिन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नेहरू खेल रत्न पुरस्कार, नरेंद्र मोदी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर सरदार पटेल खेल रत्न पुरस्कार। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके। ठीक है, तो ये कल की करंट अफेयर थी, जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया। आइए शुरू करते हैं 8 अगस्त 2021 यानी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने एक योजना के तहत राज्य के 60 भिखारियों को नौकरी दी है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने यहाँ पर एक नई योजना जारी करके राज्य के 60 भिखारियों को यहाँ पर नौकरी दी है। आइए देखते हैं क्या है ये योजना। तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण के माध्यम से एक योजना के तहत कम से कम 60 भिखारियों को यहाँ पर नौकरी दी गई है। भिखारियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया, जिसे राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने यहाँ पर इन भिखारियों को ट्रेनिंग दी है, उसके बाद में इनको जो है नौकरी दी गई है। यह योजना RSLDC, ये याद रखना है आपको, RSLDC का फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सहयोग से शुरू की गई। तो दो लोगों ने मिलकर के जो है इस योजना को सही चालू किया है, जिसके अनुसार जो है 60 लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पीयूष गोयल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पर पीएम दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब क्या कार्य है इसका? तो यह पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजना को सुलभ बनाएगा। ठीक है, तो जो पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति वाले जो भी लोग हैं या फिर जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इनको किस तरह से ट्रेंड करना है आगे कार्य करने के लिए, जिससे कि इनकी आजीविका अच्छी हो सके, उसके लिए जो है यहाँ पर ये पीएम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, दक्ष पोर्टल। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020-21 से चालू की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही, ये जो है आपका पीएम दक्ष का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों मनाया जाता है? आइए देख लेते हैं।
तो हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2015 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। कब से? 2015 से। 7 अगस्त 1950 को कोलकाता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए इस तारीख का चयन किया गया था। ठीक है, तो 7 अगस्त 1950 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये जो डेट है 7 अगस्त, इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पाद और उत्पादन कामकाज को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, तो जो भी आपके कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे जैसे आपके जो है ये खादी वस्त्र उद्योग हो गए, इन लोगों को जो है जागृत करना और इनके लिए विशेष जो है सहायता उपलब्ध कराना, इसके लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा या फिर अदिति अशोक? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा, जिसे जेवलिन थ्रो इवेंट कहते हैं, भारत के लिए इसमें जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के स्कोर के साथ में प्रतियोगिता को समाप्त किया है और इनका हाई स्कोर क्या हो गया? तो 87.58 की जो है इन्होंने इतनी दूरी तक जो है भाला को फेंका और गोल्ड अपने नाम किया है। यह टोक्यो 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों की एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक भी बन जाएगा। ठीक है, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इससे पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने ही स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में व्यक्तिगत पदक की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा का ये जो पदक है वो भारत का दूसरा व्यक्तिगत पदक है। इससे पहले और भारत की हॉकी टीम जो है यहाँ पर कई बार 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया है? 70 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 55 किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने जो है भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया है। तो देखिए, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हरा करके एक तरफा जीत दर्ज की, यानी कि उनको एक भी पॉइंट नहीं करने दिया। इस तरह से बजरंग पूनिया ने जो है इस मैच को जीता और भारत के नाम कांस्य पदक किया। ठीक है, केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पूनिया ओलंपिक पोडियम पर समाप्त करने वाले 6वें भारतीय पहलवान बन गए, यानी कि ओलंपिक में मतलब पदक जीतने वाला कौन से नंबर के पहलवान बन गए हैं बजरंग पूनिया? तो याद रखिएगा 6वें नंबर के पहलवान हैं जिनको ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त हुआ है। तो ये हैं आपके जो है बजरंगी पूनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेल में पदक जीता है। ठीक है, तो ओलंपिक में इससे पहले जो है 2012 में यहाँ पर पदक जीता गया था एक ही खेल में, और यहाँ पर अब जो है सबसे पहले रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद यहाँ पर बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह यानी कि वाटर मंथ लॉन्च किया है? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि लद्दाख ने यहाँ पर वाटर मंथ चालू किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह यानी कि वाटर मंथ लॉन्च किया गया है। लद्दाख सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। पानी माह अभियान 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा। अब देखिए, लद्दाख की बात आ गई तो लद्दाख का स्टैटिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। जैसा कि आपको पता है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल आर.के. माथुर, जिन्हें राधा कृष्ण माथुर कहते हैं, ये हैं। साथ ही साथ में लद्दाख का एक स्टैटिक प्रश्न और याद रखिएगा, यहाँ पर जो सौकर झील है वो भारत की आखिरी जो है रामसर साइट है। याद रखिएगा, 42वीं रामसर साइट सौकर झील है जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 8 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में 6 दिवसीय सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हेड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया? DAVV, RGPV, BU या फिर DSSGSU? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि RGPV के द्वारा यहाँ पर 6 दिवसीय सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अब ये क्या प्रोग्राम है, किससे संबंधित है, आइए देखते हैं। तो हाल ही में 6 दिवसीय सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है। अब आरजीपीवी की स्टैटिक की बात कर लेते हैं। तो आरजीपीवी के चांसलर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वो आरजीपीवी के चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर की बात करते हैं तो वाइस चांसलर आपसे पूछा जा सकता है तो सुनील कुमार जो है वो इस समय वर्तमान में आरजीपीवी के वाइस चांसलर हैं। आरजीपीवी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरजीपीवी स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है
वो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। जब इसको स्थापित किया गया था तब इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, लेकिन 1963 में इसका नाम बदल करके हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए किस संस्थान के साथ में एमओयू साइन किया है? एमओयू का मतलब क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय अभी कोई भी निकाय आपस में मिलकर के समझौता करते हैं उसे हम एमओयू कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी है इंडिक स्टडीज, ऑप्शन सी एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि इन तीनों के साथ में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने एक एमओयू साइन किया है। देखते हैं कहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इस एमओयू का उद्देश्य क्या है? जो एमओयू पर साइन किए गए हैं तो पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग से ज्ञान संवर्धन और बेहतर नीति बनाना जो है इस एमओयू का उद्देश्य है। इससे सुशासन संस्थान, एमओयू करने वाले संस्थान चारों लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो सुशासन संस्थान को भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा और बाकी के जो 3 संस्थान जिन्होंने एमओयू पर साइन किया है उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा इस मेमोरेंडम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो अपना अगला सेगमेंट है जिसमें हम एक ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धार के किले के बारे में। तो देखिए, धार का दुर्ग मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित है। ठीक है, धार नगर को भोजनगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यह किला नगर के उत्तर पश्चिम में एक छोटी सी आयताकार पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके लिए उपयोग में लाई गई स्थापत्य शैली कौन सी है? स्थापत्य शैली कई बार पूछी गई धार किले की, तो हिंदू, मुस्लिम और अफगान इन तीनों शैलियों से मिलकर के जो है धार का किला बनाया गया है। अब जो स्थापत्य शैली है इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये पूछी जाती है। धार के परमार राजा भोजदेव के समय इस किले को धारगिरी लीलोधान के नाम से जाना जाता था। एमपी पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया है कि भोज परमार जो राजा भोज थे उनके समय पर धार के किले को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, उस समय धार के किले को धारगिरी लीलोधान के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी जाते समय कुछ समय के लिए इस किले पर रुका था, ये भी आपको याद रखना है। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहा था तो जब देवगिरी वो जा रहा था तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुका था इस किले पर। ठीक है, इस किले के अंदर स्थित अन्य महल जैसे कि खरबूजा महल, शीश महल आदि काफ़ी चर्चित महल है। तो पूछा जा सकता है खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो धार जिले में खरबूजा महल और शीश महल है, ये दोनों जो है धार जिले में स्थित हैं और धार जिले में भी धार के दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म जो है इसी किले के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा स्तंभ क्लास। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली रामसार साइट कौन सी है? सौकर झील, चिल्का झील, लोनार झील या फिर नाथी का बाड़ा? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि जो चिल्का झील है वो भारत की पहली रामसर साइट है। देखिए, भारत की पहली रामसर साइट उड़ीसा की चिल्का झील है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट हैं और नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? तो जो सौकर झील जो कि लद्दाख में है वो वर्तमान में भारत की नवीनतम जो है यहाँ पर रामसर साइट है। ठीक है, तो रामसर कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो ईरान में जो है रामसर स्थित है, जहाँ पर रामसर समझौता 2 फरवरी को हुआ था और 2 फरवरी को जो है वो आपकी रामसर दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि विटामिन डी जो है वो जल में घुलनशील है। देखते हैं जल में कौन कौन से घुलनशील है। केवल 2 विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। इसे याद कैसे कर सकते हैं? तो WBC करके याद रखिएगा। W मतलब वाटर हो गया और BC से हो गया विटामिन बी, विटामिन सी। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं है। केवल बी और सी जो है वो आपका जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है? कि समाधि स्थल कौन सा है इनमें से? अभय घाट, चैत्रा भूमि, एकता स्थल या फिर विजय घाट? आंसर की बात करते हैं, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। बाकी मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट, भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि और ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। तो साथ ही साथ में आपको तीनों ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है? बिहू,
लावड़ी, नौटंकी या फिर पिंडवानी। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी यानी कि जो पिंडवानी लोक नृत्य है उसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो बाकी के लोक नृत्यों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो पिंडवानी लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से, और तीजन बाई जो हैं तो तीजन बाई जो हैं वो आपकी पिंडवानी लोक नृत्य ही किया करती थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहू आसाम से, लावड़ी महाराष्ट्र से और नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो तीजन बाई के बारे में हमने आपको बता दिया, तीजन बाई पिंडवानी लोक नृत्य करती थी और छत्तीसगढ़ से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले सेगमेंट की बात करते हैं, देखते हैं किस किसने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया। कल हमने आपसे पूछा था कि सिख धर्म के अंतिम जो गुरु थे वो कौन थे। सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आंसर की बात करते हैं, अंकिता निगम ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूजा दांगी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सीमा माकड़े ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सचिन पारसन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और उसके बाद चंचल पारसन ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद सुनील कुशवाहा जी ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद SK बुंदेला ने बिल्कुल सही बताया है। पुरुषोत्तम परमार ने भी गुरु गोविंद सिंह 1699 बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जिससे कि हम कोई नई चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम रोज़ सुबह आपके लिए 7:30 बजे ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो और MPPSC और MP के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।